नमस्कार प्रिय छात्रों छात्राओं, आज अब अपन आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो प्रथम दार्शनिक है उसके संदर्भ में अपन ले रहे हैं, अर्थात प्लेटो के संदर्भ में पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था। और आज अपन प्लेटो के संदर्भ में आगे देख रहे हैं। आज अपन को देखना है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अर्थात प्लेटो का न्याय क्या था। उस प्राचीन काल में ईसा से लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व यूनान में न्याय की क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार का न्याय वहाँ पर आम जनता को मिला हुआ था, और आज किस प्रकार का अपन को न्याय मिला हुआ है, इस संदर्भ में अपन को ये देखना है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्रिय छात्र छात्राओं, रिपब्लिक का आरंभ और अंत न्याय के स्वरूप की मीमांसा के साथ होता है। रिपब्लिक के वार्तालाप का श्री गणेश एथेंस से 5 मील दूर दक्षिण पश्चिम में पायरियस नामक एक बंदरगाह के निवासी एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी था, कैफालस, या उसको सेफालस भी कहते हैं, सेफालस के घर पर एक देवी का उत्सव था जिसका नाम था बेंदिस नामक देवी के उत्सव की रात्रि वाले दिन होता है। इस वार्तालाप में भाग लेने वाले व्यक्ति प्लेटो के 2 बड़े भाई, आपने सबसे पहले नहीं सुना होगा, प्लेटो के भी 2 बड़े भाई थे, एक ग्लूकोन और दूसरा था देमांतम, और सिफालस और उसका बेटा, सिफालस का बेटा पॉलीमार्स, तथा लिसियास और कैल्सिडोन का सोफिस्ट थ्रेसिमेक्स और सुकरात है। अर्थात ये वो लोग थे जो घूम फिर करके देवी का उत्सव मना करके आ रहे थे, और फिर ये इनके घर पर, सिफालस और पॉलीमार्स के घर पर ये वार्तालाप का श्री गणेश होता है। यहाँ से ये न्याय की शुरुआत होती है। सुकरात यह उत्सव देखकर साथियों के साथ घर लौटता है तो पॉलीमार्स उसे अपने घर आने का निमंत्रण देता है। घर पहुंचने पर सिफालस इन सब का स्वागत करता है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। कितनी अच्छी बात कही है। अरस्तु के शब्दों में न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये हमारे व्यवहार में पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि हम किस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे के साथ में करते हैं। यही एक तरीके से संपूर्ण सद्गुण है अरस्तु के अनुसार। न्याय संबंधी विभिन्न धारणाओं का खंडन। न्याय के विषय में प्लेटो के सिद्धांत के अतिरिक्त 3 अन्य सिद्धांत उस समय प्रचलन में थे। परंपरावादी पहला था, दूसरा उग्रवादी और तीसरा संविदावादी का उल्लेख किया गया है, जिनके क्रमश प्रवक्ता भी 3 थे, सिफालस, थ्रेसिमेक्स तथा ग्लाउकन। अब अपन पहला लेते हैं परंपरावादी सिद्धांत। ये परंपरावादी सिद्धांत, पहली धारणा ये सिफालस की है, जो प्राचीन यूनान में प्रचलित विश्वासों तथा मान्यताओं पर आधारित है। उस समय प्राचीन काल में यूनान में जो परंपराएं थी, विश्वास थे, जो मान्यताएं थी, उन पर ही आधारित है। सिफालस के अनुसार न्याय का अर्थ है सत्य बोलना और ऋण चुकाना, अर्थात हम सत्य बोलें और दूसरे कर्ज को चुका दें, यही न्याय है। सिफालस का पुत्र पॉलीमार्स इसमें संशोधन करते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह वस्तु देना
तथा उसके साथ वह व्यवहार करना जिसका कि वह पात्र है न्याय है। कितनी बड़ी बात कही है कि उस व्यक्ति को वह वस्तु देना और वह व्यवहार करना इसका कि वह पात्र है, न्याय है। न्याय की यह धारणा जैसे को तैसा का सिद्धांत है। आगे पॉल मार्क्स कहता है कि न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः एक न्यायशील मनुष्य वह है जो कि अपने मित्र के प्रति सद्भाव रखता है और शत्रु के प्रति प्रतिशोध या प्रतिरोध एवं घृणा की भावना रखता है। ये पहला जो परंपरावादी सिद्धांत है, इस पहले परंपरावादी सिद्धांत की प्लेटो आलोचना करता है और निम्न आधार से आलोचना करता है। पहली आलोचना करता है प्लेटो कि यदि कोई आदमी अपने स्वस्थ चित्त वाले से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए और वह अपने उन अस्त्रों को वापस मांगे तो ऐसी अवस्था में अस्त्र लौटाना एक अन्यायपूर्ण कार्य होगा। अर्थात यदि मान लीजिए आज अपन किसी स्वस्थ व्यक्ति से हथियार लें और जिससे अपन लिया है वो कल पागल हो जाए और वो कहे ला मुझे हथियार दे और अपन उसको हथियार वापस दे दें, तो क्या होगा? वो अपने ऊपर भी प्रयोग कर सकता है, किसी के ऊपर प्रयोग कर सकता है। इसलिए ये धारणा ठीक नहीं है। दूसरा सिद्धांत है चिकित्सक अपनी कला से रोगी को स्वस्थ तथा स्वस्थ को रोगी बना सकता है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग भलाई के लिए करता है या बुराई के लिए। जैसा कि इसमें कहा गया है अच्छे के प्रति अच्छा और बुरे के प्रति बुरा, तो ये तो डॉक्टर के ऊपर निर्भर है, वो उसकी अपनी कला को किस रूप में प्रयोग कर सकता है। तीसरा, मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई करना सरल है, लेकिन मित्र और शत्रु का निश्चय कैसे करोगे जब मित्र केवल नाम का मित्र हो और यथार्थ में शत्रु हो। चौथी आलोचना है क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है? अरे भाई, जिन व्यक्तियों के साथ बुराई की जाती है उनका अधपतन हो जाता है। किसी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना क्या न्याय हो सकता है? वो न्याय के ध्येय कभी नहीं हो सकता। पांचवा पॉइंट है सत्य बोलते हुए दूसरों को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना क्या न्याय है? नहीं, ये भी अन्याय है। सत्य बोलते हुए अपने देश की जानकारी अपने दुश्मन को दें अपन, तो ये भी अन्याय है। छठी आलोचना सिफालस और पॉलीमार्स के विचार मित्र और शत्रु के प्रति भलाई और बुराई का विचार दो व्यक्तियों के बीच का संबंध होने से नितांत व्यक्तिगत है और न्याय एक सामाजिक या समष्टि या समस्त व्यक्तियों के बीच का विचार है या विचारधारा है या सिद्धांत है। ये इस परंपरावादी सिद्धांत की 6 आलोचना हुई। दूसरा अपन सिद्धांत लेते हैं उग्रवादी सिद्धांत या क्रांतिकारी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसिमैक्स करता है। थ्रेसिमैक्स की धारणा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में उत्पन्न होने वाली सोफिस्टों की नवीन क्रांतिकारी धारणा थी। थ्रेसिमैक्स ने 2 स्थापनाओं के रूप में न्याय को रखा है या 2 बातों के रूप में न्याय को रखा है। पहली है न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात न्याय शक्तिशाली का स्वार्थ है। शासक वर्ग स्वयं अपने हित की रक्षा के लिए शासन करता है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कानून या व्यवस्था बनाता है वही न्याय होता है। ये काफी हद तक सही है। राजा करे सो न्याय, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत जगत में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दूसरा सिद्धांत है, दूसरी स्थापना यह है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है या श्रेष्ठ है, अर्थात अन्यायी न्याय से साधुता या वर्च्यू और बुद्धि की दृष्टि से अच्छा होता है। अन्याय अधिक शक्तिशाली तथा प्रसन्नता देने वाला होता है। उदाहरणार्थ व्यापार में आप देख लीजिए, व्यापार में कितनी चोर पागड़ी हो रही है, ये व्यापारी कितने चोर पागड़ी करते हैं। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में से देख लीजिए, राज्य की ओर से देख लीजिए, धन वितरण के संदर्भ में देख लीजिए, सरकारी पदों के वितरण के संदर्भ में देख लीजिए। हर जगह अपन इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। प्लेटो इस सिद्धांत की भी आलोचना करता है और पहली आलोचना करता है वो कि सच्चे वैद्य की कला का उद्देश्य रोगियों को ठीक करना होता है, न कि अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि। दूसरी आलोचना करता है न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी होता है, क्योंकि सुख दुख से श्रेष्ठ है। ये बिल्कुल सही है। कुछ समय के लिए अन्यायी व्यक्ति अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो अल्प समय के लिए वो खुशी मना सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म्स के लिए
अंतिम समय में तो वो दुख ही पाता है। इसलिए न्याय पर चलने वाला व्यक्ति ही सुखी या श्रेष्ठ होता है। तीसरा सिद्धांत आता है संविदावादी सिद्धांत, जिसको अपन कार्यकारण सिद्धांत भी कह सकते हैं। यह व्यवहारवादी प्रैग्मेटिक जो धारणा ग्लाउकन ने दी है, ये वो है कि यह हॉब्स के सामाजिक समझौते से मिलती है। ग्लाउकन समाज में न्याय के विचार के सृजन का श्रेष्ठता निर्बल व्यक्तियों को देता है। वह इसका आधार शक्तिशाली की इच्छा नहीं, दुर्बल व्यक्तियों का भय और आशंका मानता है। अर्थात न्याय भय का शिशु है। ये बिल्कुल सही है, न्याय भय का शिशु है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले निर्बलों, जो कमजोर, दीन, हीन, बहुत ही निर्बल लोग थे, उन व्यक्तियों ने, जिनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा थी सबलों से, अपनी रक्षा करने के कुछ नियम बनाए। इसके दो परिणाम निकले। पहला था राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि नैतिक सिद्धांतों पर, क्योंकि आज भी अपन देखते हैं राज्य में नैतिक सिद्धांत रहे ही नहीं। दूसरा, राज्य स्वाभाविक नहीं, वन परंपरागत अर्थात कृत्रिम संगठन है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम है, ये बनाया गया है। प्लेटो निम्न आधार पर इस धारणा खंडन करता है, अर्थात इसकी भी आलोचना करता है। पहली आलोचना कहता है कि प्लेटो कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता। प्लेटो कहता है कि यह आत्मा का आंतरिक गुण है। दूसरी आलोचना है, न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं, वर्ण स्वाभाविक रूप से होता है। ये उपरोक्त तीन सिद्धांत हैं जिनका प्लेटो खंडन करता है, और उसके बाद में प्लेटो खुद अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यहाँ पर देखेंगे प्लेटो का न्याय विषय सिद्धांत। प्लेटो एक तरह सुकरात के द्वारा, या यूं कहो प्लेटो न्याय के उपयुक्त समस्त सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहता है कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा या संविदा है और नहीं उसका मूल मनुष्य की स्वाभाविक स्वार्थपरता अथवा भय की भावना है। न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरि तथा सर्वोत्कृष्ट गुण है, अर्थात ये आत्मा का सर्वोपरि गुण है। वह एक शाश्वत सत्य एवं निरपेक्ष शुभ है। वह स्वयं में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है। वह स्वयं अपना पुरस्कार है, गिफ्ट है। प्लेटो व्यक्ति की भांति राज्य के भी 4 धर्म गुण मानता है। ये 4 धर्म या गुण प्लेटो जो मानता है वो निम्न प्रकार से है। पहला धर्म या गुण मानता है बुद्धिमता। बुद्धिमता राज्य के शासक वर्ग में रहती है। दूसरा है साहस, ये सैनिकों का गुण है। तीसरा संयम, ये उत्पादक जो वर्ग है उसका गुण है। अब शेष न्याय रहा। अब प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है और उसका अधिष्ठान क्या है। प्लेटो अपने उत्तर में कहता है कि न्याय अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। कितना अच्छा प्लेटो ने कहा है कि न्याय क्या है। न्याय अपने निश्चित स्थान अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है प्लेटो के अनुसार। अतः इसका निवास स्थान या अधिष्ठान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। यह प्लेटो का मौलिक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के सर्वदा अनुकूल हो। और वो कहता है कि न्याय के भी 2 रूप हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। मनुष्य की न्याय भावना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर अभिव्यक्त होती है। यह एक और तो व्यक्ति के आदर्श चरित्र का निर्माण करती है और दूसरी ओर एक आदर्श समाज की रचना करती है। यह सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का धर्म है। इसके द्वारा राज्य और उसके सदस्यों दोनों का ही सर्वोच्च हित संपन्न होता है। सेफालस, पॉलीमार्क्स, थ्रेसिमैक्स और ग्लाउकन न्याय को बाहरी मानते हैं, जबकि प्लेटो इसे अपने अर्थात व्यक्ति की आंतरिक आत्मा
कि अंदर की वस्तु मानता है। प्लेटो अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आरंभ करता है, और इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से जब आरंभ करता है तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा में 3 प्रधान गुण होते हैं, अर्थात हमारी आत्मा में प्रमुख रूप से 3 गुण पाए जाते हैं। पहला है वासना, एपेटाइट, और दूसरा है शौर्य अथवा साहस, स्पिरिट, और तीसरा विवेक, रीजन। ये वासना तत्व हमें रोटी, कपड़े, मकान इत्यादि तथा ऐन्द्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। शौर्य, साहस हमको जीवन में उत्साह, ओज तथा निर्बलों की रक्षा भाव से ओतप्रोत करता है, और विवेक हमें शुभाशुभ, सदासद वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। विवेक अथवा बुद्धि इन तीनों गुणों में सर्वप्रमुख है। एक व्यक्ति को न्यायशील तभी कहा जा सकता है जब उसमें इन तीनों गुणों का पूर्ण सामंजस्य हो। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इतना ही। धन्यवाद।